Hello students. Today we will discuss NTA NEET Abhyas Test 98 Physics part. This test has 25 easy questions, 19 medium difficulty level questions and one question is difficult. And 130 plus would be a good score. Question number 18 and 44 have some discrepancy that I'll discuss in due course. So let's start with question number 1. The product of linear momentum and angular momentum of an electron of the hydrogen atom is proportional to. तो linear momentum हमें पता है it is mv and v is proportional to 1 by n. And angular momentum is nh upon 2 pi. तो it is proportional to n. अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करें p into l तो ये क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होगी 1 into 1 by n into n. That is n raised to the power 0. तो ये n से इंडिपेंडेंट है. Next question. When lithium nuclei are bombarded by protons and the resultant nuclei are beryllium, the emitted particles will be. Lithium को हमने bombard किया proton से, ये P11. Resultant nuclei जो है वो है beryllium 48. और emitted particle हमें बताना है कि क्या होगा, तो x ले लेते हैं. यहाँ पे अगर हम चार्ज को बैलेंस करें तो 3 + 1 4, ये भी 4, तो चार्ज इसका 0. मास को बैलेंस करें तो 7 + 1 8 और ये भी 8, तो मास भी 0. तो ऐसा पार्टिकल जिसका चार्ज भी नहीं है और मास भी नहीं है तो गामा फोटॉन्स हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. 3 particles of masses 50, 100 and 150 are placed at vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. XY coordinate of center of mass will be. तो हमें फॉर्मूला तो पता है कि XCM is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3. बट यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x और y दोनों ने निकाल करके एक ही कोऑर्डिनेट निकालें. अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शंस को तो y कोऑर्डिनेट सबका डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे YCM फाइंड करेंगे. तो YCM इज m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3. उससे पहले हम y कोऑर्डिनेट यहाँ पे मार्क कर देते हैं. तो m1 का 0,0, m2 अगर आप देखो तो x इज 1, y 0, m3 के लिए x कोऑर्डिनेट है 0.5 और y कोऑर्डिनेट ये वाला लेंथ विच इज 1 sin 60, तो ये हो जाएगा √3/2. अभी हम m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 अपॉन m1 plus m2 plus m3 ये फाइंड करते हैं. तो m1 y1 is 0 तो ये 0 हो जाएगा. यहाँ पे भी y2 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा. m3 is 150 एंड y3 का वैल्यू हमें गिवन है √3/2 divided by sum of the masses which is 50, 150 plus 50 plus 100. तो ये हो जाएगा 300. तो YCM की वैल्यू आ जाएगी इट इज √3/4. तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा. आप ऐसे ही XCM भी निकाल सकते हो जो कि इससे मैच करेगा. क्वेश्चन नंबर 4. Two perfectly elastic objects A and B of identical mass are moving with velocity 15 and 10 collide along the direction of line joining. तो जब भी ऐसा होगा कि आइडेंटिकल मासेस हैं, 1D कोलिजन है और इलास्टिक है, तो जो वेलोसिटीज हैं वो एक्सचेंज हो जाएगी. ए का वेलोसिटी बी को मिल जाएगा और बी का ए को मिल जाएगा. तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. आइडेंटिकल मासेस हैं तो ये भी m है, ये भी m है. पहले ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है और फाइनली ये v1 से जा रहा है और जो दूसरा पार्टिकल है वो v2 से जा रहा है. तो अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन लिखो mu1 प्लस mu2 इक्वल्स mv1 प्लस mv2, तो हो जाएगा u1 प्लस u2 इक्वल्स v1 प्लस v2. और इलास्टिक कोलिजन है तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1. अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें तो देखो u2 कैंसिल हो गया, ये बचा 2u1. यहाँ पे v1 कैंसिल हो गया और बचा 2v2. माना u1 इज v2, तो u1 था 15 जो कि अब v2 बन चुका है. तो b का स्पीड जो है वो भी 15 हो चुका है जो पहले a का स्पीड था. ऐसे ही जो b का इनिशियल स्पीड था वो a का फाइनल स्पीड हो जाएगा. तो स्पीड्स जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे. ये रिजल्ट हम हमेशा याद रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर?
तो अर्थ इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा एंगुलर स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है और यहाँ पर हमें बताना है कोई पार्टिकल है तो उसका स्पीड क्या होगा। तो हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो जो v है वो है ओमेगा r। तो यहाँ पर r जो होगा वो रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। ओमेगा को वी कैन राइट 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू r। 2 पाई कैपिटल T इज 24 आवर्स इंटू 3600। मैंने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। रेडियस इज 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ तो ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गए, सॉरी 0 0 कैंसिल हो गए। 24 को हम कट करते हैं तो दिस इज 1 12, ये हो जाएगा 4 3 टाइम्स और ये 4 9 16। पाई और 3 अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल आप कर सकते हो। तो 16 और 36 को लिखें तो 4 4 16 एंड 4 9, तो ये हो जाएगा 4000/9। 4000/9। 9 4 जा 36, फिर से 40 बचेगा, फिर 4 जा 36 तो 44 ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर। तो जो क्लोजेस्ट है वो ए ऑप्शन है। आप अच्छे से कैलकुलेट करते तो यही आता, बट हमें रफ कैलकुलेशन करनी है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, angle of dip at a certain place on earth is 60 degree and magnitude of earth's horizontal component is 0.26 Gauss. Magnetic field at that place on the earth is। तो ये जैसे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ कहीं पर पॉइंट कर रहा होगा और एंगल ऑफ डिप का वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो है बी एच। तो हम बी एच और थीटा में रिलेशन लिख सकते हैं कि बी एच इज बी cos 60 cos थीटा। हमें बी एच की वैल्यू पता है और cos 60 पता है तो बी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी वुड बी बी एच अपॉन cos 60 which is 0.26, cos 60 is 1/2, so 0.52 Gauss, option C. Question number 7, for what value of R current in the galvanometer is 0? तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी पूरी लाइन पे 0 होगा, ये भी यहाँ पे बैटरी को क्रॉस करेंगे तो ये 2 वोल्ट आएगा और ये भी 2 वोल्ट का पॉइंट हो जाएगा। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2 वोल्ट का आ रहा है। ये भी 0 है और ये 12, और 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 6 वोल्ट का आ रहा है। तो यहाँ पर सॉरी दिस इज 10 वोल्ट, 12 माइनस 2 10 वोल्ट। तो हम अगर करंट फाइंड करें 5 ओम से तो 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2 एम्पेयर। तो यहाँ पे करंट 2 एम्पेयर का फ्लो करेगा। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर भी 2 एम्पेयर का ही करंट फ्लो कर रहा है। अब आप ऐसा लिख सकते हो R इज इक्वल टू V बाय I। वोल्टेज ड्रॉप R के अक्रॉस इज 2 वोल्ट and current flowing is also 2. That means its resistance is 1 ohm. Let's move to next question. Question number 8. An unknown resistance R1 connected in series with a resistance of 10 ohm. The combination connected to one gap of the meter bridge while a resistance R2 is connected in the other gap. Balance point is at 50 centimeter. Now when 10 ohm resistance is removed, balance point shifts to 40 centimeter. तो यहाँ पर हमने शुरुआत में R1 और 10 इनको सीरीज में कनेक्ट करा है और यहाँ पर R2 कनेक्ट करा है। इनका जो बैलेंस पॉइंट है वो 50 पर आ रहा है, मिडवे में आ रहा है। दैट मीन्स इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, R1 प्लस 10। अब आप ऐसा भी लिख सकते हो 50/50, तो इससे भी यही वैल्यू आ जाएगी, R1 प्लस 10 इज R2। फिर नेक्स्ट केस में हमने क्या करा, 10 को रिमूव कर दिया। तो 10 को रिमूव कर दिया तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया, तो ये वाला जो इनका बैलेंस पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा और अभी वो 40 सेंटीमीटर पर आ रहा है। दिस इज 40 सेंटीमीटर।
That means R1 by R2 is 40 upon 100 minus 40 which is 60. तो ये हो जाएगा 2/3. हमें R1 के लिए सॉल्व करना है तो R2 को हम लिख सकते हैं 3R1/2. यहाँ पर वैल्यू प्लेस करिए R2 की तो आ जाएगा R1 plus 10 equals 3R1/2. तो ये 1/2. That means R1 is 20 ohm. ये 20 ohm करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे हमको चार्जेस गिवन है हेक्सागन के वर्टेक्स पे और फाइंड करना 6q सेंटर पे और फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा -q से +q की तरफ डायरेक्टेड होता है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे भी अगर हम इसे वेक्टर्स बनाएं तो ये इस तरफ होंगे. सबके लिए चार्जेस जो है वो सेम है और डिस्टेंस भी सेम है. तो जो डायपोल मोमेंट बन रहा होगा वो सबका सेम होगा. अभी इफ वी हैव n equal vectors and angle between the vectors are 2 pi by n, then the resultant is 0. तो यहाँ पे भी we have n vectors and angle between vectors is 2 pi by n. इनके बीच में एंगल 6 वेक्टर है और इनके बीच में एंगल जो है वो pi/3 का है. तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा. तो A करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट. Series combination of N1 is charged to a potential difference of 3 volt. Another parallel combination of N2 having capacity C2 is charged to potential V. Total energy stored in both the combination is same. The value of C1 in terms of C2. तो हमें U1 equals U2 given है. U1 half C V1 square. तो C का वैल्यू N1 कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में है. तो कैपेसिटर में सीरीज में जो इक्विवेलेंट C होता है वो 1/n टाइम्स हो जाता है. तो ये हमारा C इक्विवेलेंट होगा. और इसको हमने 3 वोल्ट से चार्ज किया तो 3V होल स्क्वायर U2 हाफ C इक्विवेलेंट. तो C2 कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट हो जाएगा N2 C2 और इसको V वोल्ट से चार्ज किया है. तो अब यहाँ पर हम हाफ हाफ कैंसिल हो गया. V स्क्वायर भी कैंसिल हो गया. अगर आप C1 के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा N2 C2 N1 अपॉन 9. तो ऑप्शन ए जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. Dimension formula of magnetic flux is. So magnetic flux is phi, which is BA. We can write from this formula F is BIL. So B would be F upon IL. ऐसा देखने से डिमेंशन फॉर्मूला निकालना इजी हो जाता है. तो फाई का डिमेंशन फॉर्मूला वही है जो कि FA by IL का है. F का डिमेंशन फॉर्मूला इज ML T-2 एंड दैट ऑफ एरिया इज L2. करंट का एम्पेयर हो जाएगा डिमेंशन फॉर्मूला एंड लेंथ का इट इज L. तो वी हैव M T-2 L2 A-1. M L2 T-2 and A-1. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Transformer number of turns in the primary coil is 140 and that in secondary coil is 280. If current in primary is 4 ampere then that in secondary is. तो अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी को 1 लें, प्राइमरी का एफिशिएंसी सेकेंडरी के एफिशिएंसी के इक्वल है. अगर एफिशिएंसी हम 100% लें, माने जो पावर प्राइमरी में है वही पावर सेकेंडरी में हो जाएगा. तो VP IP is VS IS. हमें फाइंड करना है करंट इन सेकेंडरी कॉइल. तो वी कैन राइट IS एज IS को वी कैन राइट VP IP upon VS. Okay, and VP by VS is nothing but NP by NS into IP. Primary number of turns in primary coil 140 and that in secondary is 280.
Current in primary is 4 ampere. So 1 to IS would be 2 ampere. Next question. Two planets of radii in the ratio 2:3 are made from material of density in the ratio 3:2. Then the ratio of acceleration due to gravity at the surface of the two planets will be. So acceleration due to gravity का formula in terms of density and radius is 4/3 pi g rho r. ये इसका formula है. That means it is proportional to, it is proportional to rho r. डेंसिटी का रेशियो है 2/3 और रेडियस का है 3/2, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Planet in a distant solar system is 10 times more massive than Earth and its radius is 10 times smaller. So given that escape velocity from the Earth is 11 km per second, escape velocity from the surface of the planet will be. So we know V escape is under root of 2 gm by r if we calculate it from the surface of the Earth. It is proportional to under root of m by r. So planet has a mass 10 times more than that of the Earth. That is, it is 10 times more. So numerator में 10 आ जाएगा. And radius is 10 times smaller. So it is 1/10 whole under root. So we escape planet पे, we escape Earth पे ये रेशियो है. So this is equal to 10. जितना भी प्लैनेट अर्थ पर वी एस्केप है उसका 10 टाइम्स प्लैनेट पर होगा, तो 110 किलोमीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा. A long metallic bar is carrying heat from one of its end to other end under steady state. Variation of temperature along length. तो यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं H is equal to steady state में, it is Ka delta T by delta X. कहीं पर भी किसी भी x पर अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा Ka T minus T at any x divided by x. तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है वो लीनियर है. x और t में जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी वो लीनियर होगी, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमारा लीनियर हो जाएगा. आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कार्नोट इंजन टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर इज 927 डिग्री सेल्सियस. तो हमें TH गिवन है 927 डिग्री सेल्सियस. 927 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 1200 केल्विन. TC हमें गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो 400 केल्विन. The work done by the engine when it transfers heat from reservoir to sink 12.6 into 10 to the power 6. तो वर्क गिवन है. क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन. हम एफिशिएंसी को लिख सकते हैं. कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस TC बाई TH विच इज इक्वल टू W बाई QH. हमें QH फाइंड करना है, तो पहले हम ये क्वांटिटी सॉल्व कर लेते हैं. TC इज 400 and TH is 1200. तो 4 by 1200 1/3. 1 minus 1/3 is 2/3. W is 12.6 into 10 to the power 6 and we have to find QH. तो ये हो जाएगा 6.3 into 3 is 18.9. QH का वैल्यू 18.9 आ जाएगा into 10 to the power 6 जूल आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. Gas is expanded from V0 to 2V0 under 3 different processes. One is isobaric, 2 is isothermal and 3 is adiabatic. Delta U is change in internal energy. तो हमें बताना है इनमें रिलेशन क्या होगा. तो यहाँ पर 2 is isothermal. That means ये सेम एक ही आइसोथर्म पर ही लाई करेगा. टेम्परेचर इसके अलॉन्ग सेम होगा. दैट मीन्स डेल्टा U2 का वैल्यू इज 0. फिर 1 के एंड से जो आइसोथर्म पास होगा वो
इस वाले टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो आप लिख सकते हो डेल्टा U1 जो होगा, यहाँ से यहाँ आने में टेम्परेचर बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा, और 3 के एंड से जो हमारा आइसोथर्म पास होगा वो क्योंकि नीचे आ रहा है तो यहाँ टेम्परेचर कम होगा। इनिशियल पॉइंट के कंपैरिजन में फाइनल पॉइंट पे टेम्परेचर कम है, तो डेल्टा U जो है वो हमारा डिक्रीज किया है तो ये नेगेटिव होगा। तो रिलेशन यही आ रहा है, सबसे ज़्यादा 1 का है, फिर 2 का है और फिर 3 का है, मैंने ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, magnitude of magnetic field at O due to current carrying coil as shown is। तो हमें O पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। हम अगर इन पॉइंट्स को मार्क कर दें, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, लेंस को हमने इसे मार्क कर दिया। तो 2 एंड 5 ये जो है करंट के अलोंग ही आ रहे हैं, लाइन के अलोंग ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो इनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट 2 एंड 5 जीरो। हमें 3 4 का बताना है, तो यहाँ पर अगर आप ये ड्रॉ करो तो ये जो एंगल सबटेंड होगा ये 45 डिग्रीज हो जाएगा, दोनों ही बी हैं। हम B3 लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r. R is perpendicular distance from point to the wire, तो it is B. cos alpha plus cos beta, तो एक एंगल सबटेंड हो रहा है 45 और एक हो रहा है 90, cos 90 is 0 and cos 45 is 1 by रूट 2, तो ये B3 हो जाएगा। अगर हम B4 फाइंड करें तो वो भी ऐसा ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B है, एक एंगल 90 है और एक एंगल 45 है, तो B3 एंड B4 इनका वैल्यू इक्वल है, और डायरेक्शन भी हम अगर देखेंगे तो दोनों का ही इनटू द प्लेन आ रहा है। B5 अब फाइंड करते हैं, B5 का भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो अगर पूरा सर्कल होता था तो मैग्नेटिक फील्ड होती सेंटर पे म्यू नॉट I अपॉन 2r, r इज रेडियस, तो इसका रेडियस a है, बट ये पूरा नहीं है, ये 3/4 ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसका 3/4 हो जाएगा। अब तीनों का डायरेक्शन क्योंकि इनटू द प्लेन है तो हम इनको ऐसे ही ऐड कर देंगे, तो बी नेट इज ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 4 pi b इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस म्यू नॉट I, r की वैल्यू यहाँ पर a है, 8a और यहाँ पे 3, तो अगर यहाँ पर हम कॉमन लें म्यू नॉट म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई यदि हम कॉमन लें तो ये हो जाएगा रूट 2 बाई बी प्लस 4 पाई कॉमन हो गया तो ये 3 पाई बाई 2a। तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट ये किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो कुछ भी हम मार्क नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इंफिनिटी तक स्ट्रेच हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हो जाएगा B इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2 बाई आर, तो ये R के इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्टोन ऑफ डेंसिटी 2000 kg per meter cube completely immersed in lake is allowed to sink from rest. If the effect of friction is neglected, then after 4 seconds stone will reach at a depth of। तो हमारा जो स्टोन है उस पर दो फोर्सेस लग रहे होंगे, एक लग रहा होगा mg और एक लग रहा होगा बॉइंट फोर्स, और इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, बिकॉज रो बी इज ग्रेटर देन रो एफ, फ्लूइड का डेंसिटी छोटा है बॉडी के डेंसिटी से, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg माइनस एफ डी बाय एम, इसको कि आप लिख सकते हो g 1 माइनस रो एफ बाय रो बी, ये हमें याद रखना है एक्सप्रेशन। तो रो एफ इज 2000, रो बी इज 1000, तो रो एफ इज 1000 एंड रो बी इज 2000, तो ये 1 माइनस 1 बाय 2 होगा, तो जी का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर यूज में ले सकते हैं,
और डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा डेल्टा वाई हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ इंटू 5 इंटू 4 स्क्वायर, तो इट इज़ 4 16 8 तो 40 मीटर्स। तो क्लोजेस्ट जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विद वेलोसिटी v फ्रॉम पॉइंट ए से हमने प्रोजेक्ट किया से यू ए से, the angle of inclination is 45 degree and top is connected to a well of diameter 40. If the body just manages to cross the well, what is the value of v? Length of incline is 20 root 2. यहाँ पर हम अगर देखें इसको जस्ट यहाँ पे क्रॉस करना है, यहाँ के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो जस्ट यहाँ क्रॉस करना है, ये वी बी है। तो हमें रेंज का फॉर्मूला पता है, इट इज़ 2 वी बी स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। दिस इम्प्लाइज रेंज इज 40, हमें वी बी फाइंड करना है। cos 45 1/√2 sin 45 1/√2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/2 और ये g 10, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। वी बी स्क्वायर 400, दैट मीन्स वी बी इज 20 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको ए से यू ए बताना है, बी पर स्पीड नहीं बताना है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा डाउनवर्ड्स होगा, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। वी बी स्क्वायर इज यू ए स्क्वायर प्लस 2 ए डेल्टा एडजस्ट एस। वी बी इज 20 का स्क्वायर, यू ए हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा, g sin 45 which is 1/√2 और s का वैल्यू है 20√2, तो ये √2 कैंसिल हो गया। ये भी 400 आ रहा है, 400 प्लस 400 800, तो ये जो है वो है √800, दैट मीन्स 20√2, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. Its coefficient of friction between the chain and the table surface is mu. Maximum fraction of length of the chain that can hang over 1 inch. ये हमारे पास टेबल है और टेबल पर ये चेन प्लेस्ड है, ऐसे कुछ पार्ट इसका हैंग कर रहा है। तो सपोज ईटा लेंथ जो है वो हैंग कर रही है, ईटा एल, और 1 माइनस ईटा जो है वो हमारी बोर्ड पे है। तो यहाँ पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, जो कि सिर्फ इस पार्ट के वजह से आ रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टेबल की तरफ लग रहा होगा यहाँ पे, जिसमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स में इसी पार्ट का सिर्फ रोल होगा। तो क्योंकि इक्विलिब्रियम है और हम एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग देख रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स होगी, विच इज म्यू एन। तो एम जी, सिर्फ इतने से पार्ट का मास हमें लेना है। अगर टोटल मास m है तो जो मास होगा, यूनिफॉर्म चेन है, तो जो मास होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। आप स्मॉल m को लिख सकते हो ईटा टाइम्स कैपिटल M इंटू जी, और n में सिर्फ इतने से पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इतने से पार्ट का जो मास है वो है 1 माइनस ईटा टाइम्स कैपिटल M, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है तो इंटू जी। अभी mg और mg कैंसिल हो जाएंगे, ईटा इज म्यू विच इज 0.25 1/4 1 माइनस ईटा, तो ये 4 ईटा इधर जाएगा 5 ईटा, तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1/5, तो 20% जो है वो हमारा हैंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिस्टम ऑफ 2 blocks are at rest as shown in figure. Variable horizontal forces applied to the above block. Maximum possible value of contact force exerted by the ground. तो contact force क्या होता है? R is n vector plus f vector. This is contact force, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे वाले ब्लॉक के लिए फाइंड करना है। अभी नॉर्मल ऊपर लग रहा है और जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ,
इसका वैल्यू मैक्सिमम तभी होगा जब एफ मैक्सिमम होगा, तो मैं इसको एफ एस मैक्स लिख देती हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, तो आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस मैक्स स्क्वायर। तो एन इज दोनों का मास आएगा विच इज 3 mg होल स्क्वायर एंड एफ एस मैक्स म्यू इंटू एन विच इज 3 mg का स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पे 3 mg तो कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, if in nuclear fission piece of uranium of mass 5 gram is lost, energy obtained in, तो energy lost is delta m c square। 5 ग्राम का लॉस हुआ है तो 5 इंटू 10⁻³ kg। c को हम SI यूनिट में ही प्लेस करेंगे विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये 9 जा 45 इंटू 16 और ये 3, तो ये हो जाएगा 13, है ना। तो ये जूल में आंसर आया, बट हमें किलोवाट आवर में चाहिए, तो किलोवाट आवर में चाहिए, इसीलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 3600 और किलो के लिए 1000 से, है ना। तो ये क्वांटिटी हमारी निकल के आ जाएगी 541.25 और ये 5 ऊपर गया, तो 13 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 45/36 और ये 3 और ये 3 6, 13 माइनस 6 विच इज 10⁻⁷, तो 1.25 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज, तो मॉडरेटर क्या होते हैं, हमारे लाइट न्यूट्रॉन्स होते हैं। लाइट कोई भी न्यूट्रॉन्स को हमें स्लो डाउन करना है, तो कोई भी ऐसे पार्टिकल जिनका मास कम है उनको हम मॉडरेटर की तरह यूज में लेते हैं। इनका काम है कि जो हमारा न्यूट्रॉन एमिट हुआ वो सिस्टम को छोड़ के ना चला जाए, रिएक्टर के अंदर ही रहे, तो उसको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि फर्दर रिएक्शन हो पाए। तो मॉडरेटर का काम है टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnitude of maximum acceleration is pi times that of maximum velocity of a simple harmonic motion. तो given है a max is pi times v max. a max is omega square a, it is pi times omega a, तो ओमेगा ए कैंसिल, ओमेगा ओमेगा भी कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू आ रही है पाई। आपको बताना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा पाई गिवन है तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pool is floating in a liquid with 80 centimeter of its length immersed. It is pushed down a certain distance and then released. Then time period of vertical oscillation is, तो हमारा एक ये पोल है, वर्टिकल पोल है जो कि इमर्स्ड है, ये इक्विलिब्रियम में है, एल नॉट डिस्टेंस नीचे, तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि, तो यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे, तो mg जो है वो बॉयंट फोर्स के साथ बैलेंस है। mg टोटल का मास is rho of body into L into A into G, टोटल का लेंथ आएगा यहाँ पे, और एफ भी जितना पार्ट इमर्स्ड है वही आएगा, तो रो ऑफ फ्लूइड इंटू एरिया इंटू एल नॉट इमर्स्ड है, तो यही वॉल्यूम हो जाएगा इंटू जी। फिर नेक्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो पहले एल नॉट था, अभी एल नॉट प्लस एक्स चला गया, तो अभी फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, कुछ एक्सेलरेशन आएगा, कुछ नेट फोर्स आएगा, तो एफ नेट इज एफ बॉइंट माइनस एम जी। बॉइंट फोर्स बड़ा होगा, मैंने डायरेक्ट ही ऐसा लिख दिया है, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, हमने डिस्प्लेस नीचे की तरफ किया है, तो बॉइंट फोर्स का वैल्यू रो ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड विच इज एल नॉट प्लस एक्स इंटू ए और ये जी माइनस एम जी, तो रो एफ एल नॉट ए जी, ये तो एम जी के ही इक्वल है, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा रो एफ एक्स ए जी, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। अब x के अलावा जो क्वांटिटी है वो k हो जाएगी, और टाइम पीरियड को हम ऐसा ही रखते हैं, इट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, 2 पाई
अंडर रूट ऑफ एम। एम को हम यहाँ से लिख सकते हैं, दिस इज एम जी, तो जी जी कैंसिल, एम इज रो एफ ए एल नॉट डिवाइडेड बाय के, एंड के इज रो एफ ए जी। तो रो एफ ए कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड आ रहा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल नॉट, एल नॉट इज 80 सेंटीमीटर, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, एंड जी इज 9.8। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10, तो ये भी कैंसिल हो गया, और इसमें आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट 4/49, 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का अंडर रूट 2, ऊपर हो गया 4 पाई, 49 का अंडर रूट 7, 4 पाई बाय 7, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Question number 28. Photocell is receiving light from a source placed at a distance of 1 meter. If the same source is to be placed at a distance of 2 meters, then ejected electrons. हमारा जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया, तो जितने दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना बड़ा एरिया आएगा, उतना बड़ा स्फेयर बनेगा। तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं, जो स्फेयर का एरिया हो जाएगा वो 4 पाई आर स्क्वायर, अगर यहाँ से रिलीज हो रहा है तो सपोज ये डिस्टेंस d है, तो 4 पाई डी स्क्वायर। तो इंटेंसिटी जो है वो डी स्क्वायर के इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में है। आपने डिस्टेंस को 1 से 2 कर दिया तो इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी, माने जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 1/4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 29. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट इज डबल्ड, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या अफेक्ट होएगा? तो वी कैन राइट एच न्यू माइनस 5 इज के मैक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन। हमने फोटो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो नाउ इट इज 2 न्यू, तो 2h न्यू माइनस 5 इज के मैक्स डैश। हमें रिलेशन बताना है के मैक्स डैश और के मैक्स में, तो डेफिनेटली के मैक्स डैश इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ h न्यू माइनस 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2h न्यू में से सिर्फ 5 माइनस हो रहा है, और यहाँ पे 2h न्यू में से 2 माइनस हो रहा है, तो यही क्वांटिटी बड़ी होगी, तो k max dash is greater than twice of h न्यू minus 5, that means k max dash is greater than twice of h न्यू minus 5 is nothing but k max, तो twice of k max से बड़ा आएगा k max dash, तो more than double। Next question. Two liquids which do not react chemically are placed in a bent tube as shown in figure. Heights of the liquids above the surface of separation are. हमें proportionality बताना है यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो प्रेशर होगा वो सेम होएगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो P1 equals P2, P1 is P0 plus rho 1 GH1 and P2 is P0 plus rho 2 GH2. P0 cancel, G cancel, and rho 1 H1 is rho 2 H2, है ना, is constant। तो जो हाइट है above this point वो proportional है 1 by rho के, inversely proportional to their density। 31. So bubble A of radius R1 and another B of radius R2 are brought together so that combined bubble has common interface of radius R। तो R की वैल्यू बतानी, इनिशियली ऐसा था और ये ऐसा था, अब हमें क्या करा, इनको पास में लेकर के आए, तो ये और ये ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस है ये, और यहाँ पर हमें बताना है कि ये रेडियस कितना होएगा, तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 1, ये भी 2। आइसोथर्मल कंडीशन है, तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रह रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर भी सेम रहेगा। हम P1 को लिख सकते हैं P0 प्लस 4s बाय R1, P2 को लिख सकते हैं P0 प्लस 4s बाय R2, और यहाँ पे P1 माइनस P2 ये भी इंटरफेस बन रहा है, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ये 4s बाय R हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरफेस का रेडियस है R। तो P1 माइनस P2 अगर आप फाइंड करो तो ये हो जाएगा 4s 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2
equals 4s by r. 4s cancel, 1 by r1 minus 1 by r2 is r, 1 by r1 0.03 minus 0.04 is 1 by r, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन 0.03 इंटू 0.04 r, तो r की वैल्यू आ रही है 0.12, सी ऑप्शन. Question number 32. An air bubble in glass with refractive index 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from one side. तो ये ग्लास स्लैब है जहाँ पे ये एक बबल है, तो हम जब इस साइड से देख रहे हैं तो जो हमें एपरेंट डेप्थ है वो 5 नज़र आ रहा है, और इस साइड से देखने पर एपरेंट डेप्थ 3 सेंटीमीटर आ रहा है. हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. एपरेंट डेप्थ is equal to real depth upon n of medium containing incident rays with respect to medium containing refracted rays. So incident rays are in glass slab and refracted rays are in air. So this would be n of glass with respect to air, n of glass हो जाएगा. Apparent depth कितना दिखने में आ रहा है 5, और है कितना T1 2 mg. That means T1 is 5 mg. Similarly दूसरे साइड से देख रहे हैं तो 3 दिखने में आ रहा है T2, तो T2 का वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स mg. हमें बताना है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, दैट मीन्स T1 प्लस T2, तो दिस वुड बी 8 टाइम्स mg. mg का वैल्यू 1.5, तो 8 इंटू 1.5 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light passing through a prism of refractive index √2 undergoes minimum deviation. तो minimum deviation का केस है. Minimum deviation पे r equals r dash equals a by 2. It is found that angle of incidence is double angle of refraction. Is double angle of refraction. ये हमें गिवन है. तो angle of prism क्या होगा? And n का value is √2. तो अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो एयर में मीडियम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वहाँ पर इंसिडेंस एंगल I, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, वहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो है r को मैं लिख सकती हूँ I by 2. दिस इज टू साइन I by 2 इंटू कॉस I by 2 इक्वल्स n इज √2 साइन I by 2. साइन I by 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस I by 2 का वैल्यू आ जाएगा 1 by √2. That means I by 2 is 45 degrees. तो I का वैल्यू आ रहा है 90 डिग्री. आपको क्या बताना है? आपको एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है. तो I 90 है, दैट मीन्स R 45 होगा, और 45 इंटू 2 A का वैल्यू फिर 90 हो जाएगा. तो बी ऑप्शन. 34. यूनिफॉर्म मीटर स्केल मास 1 kg प्लेस्ड ऑन अ टेबल सच दैट अ पार्ट ऑफ स्केल इज बियॉन्ड द एज. तो यहाँ पर ये टेबल पर हमने रखा है मीटर स्केल को, इधर ऐसे कुछ रखा हुआ है. If a body of mass 0.25 kg is hung at end of the scale, then minimum length of the scale that should lie on the table so that it does not tilt. तो ये minimum length कितना होना चाहिए कि tilt ना करे. इस पार्टिकल को हमने यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर कोई पार्टिकल प्लेस है, तो इधर M1g लग रहा होगा. इस रॉड का सेंटर कहीं यहाँ कहीं पर आएगा, तो यहाँ पर M2g लग रहा होगा. और क्योंकि ये रॉड जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे रॉड इज एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग, तो जो n होगा वो शिफ्ट होते होते यहाँ एज पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा. ये फ्रीबॉडी डायग्राम हमने बनाया. लेंथ्स को मार्क कर देते हैं. से दिस इज x, ये पूरा l by 2 हो जाएगा, आधी लेंथ है ये. अब क्योंकि यहाँ पर वर्ज ऑफ टॉपलिंग है, टॉपल जस्ट करने ही वाला है, तो टॉर्क यहाँ पे बैलेंस्ड होगा. तो अगर हम a के अबाउट टॉर्क को 0 करें, टॉर्क अबाउट a 0 करें, तो ये हो जाएगा m2g इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा रहा है, तो m2g मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस विच इज l by 2 minus x, एंड m1g इसको क्लॉकवाइज टर्न करा रहा है, तो ये हो जाएगा m1g, एंड डिस्टेंस फ्रॉम a इज x.
तो ये G और G कैंसिल हो जाएगा। M2 का वैल्यू है 1, तो ये जस्ट L/2 - x एंड M1 का वैल्यू है 0.25, तो ये हो जाएगा x/4 और ये 1 मीटर है। अच्छा, तो ये भी 1/2 ही हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 1/2 सॉरी 1/2 इक्वल्स 5/4x। तो x की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 to 5। कुछ गड़बड़ किया था। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं डिवीजन में होगा, हम ये चेंज कर देते हैं। x हो जाएगा 4/2 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स 0.4 मीटर। तो ये डिस्टेंस 0.4 मीटर है, माना ये 0.6 मीटर हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35. Two solid cylinders A and B of same mass and same radius start rolling down a fixed inclined plane from same height at same time. The cylinder A has most of its mass concentrated near the surface, while B has most of its mass concentrated near the axis. So which statement is correct? यहाँ पर A जो है उसका हमें गिवन है सिलेंडर A has most of its mass concentrated near the surface और B का एक्सिस की तरफ है। तो जिसका एक्सिस की तरफ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मास जितना एक्सिस से दूर है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। तो IB इज लेस देन IA। और यहाँ पर हम एक क्वांटिटी लिखते हैं बीटा विच इज़ k² / r²+1। तो इसमें एक्सेलर इंक्लाइन प्लेन पे जब रोल कर रहा होता है सिलेंडर, तो एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन बीटा एंड स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन इज 2gh बाय बीटा। तो यहाँ पर अगर हम इनके बीटास को कंपेयर करें तो जो हमारा, क्योंकि B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसका बीटा भी कम होगा। बीटा कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। तो ये तो डेफिनेट है कि दोनों सेम टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं। B जो है वो पहले पहुंचेगा और A बाद में पहुंचेगा। स्पीड में भी ऐसा ही होगा, B का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा A के स्पीड से। तो बोथ reach the cylinder at same time? No. Cylinder A has larger linear acceleration? No. Cylinder B reaches ground with larger angular speed? तो ये हम देख सकते हैं ओमेगा इज V into R। तो इसका V बड़ा है तो इसका ओमेगा भी बड़ा होगा, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt is used in a voltage regulator circuit shown in figure. The current through the diode is, तो ये 20 वोल्ट है, जीनर का काम है 15 वोल्ट को मेंटेन करना, दैट मीन्स 5 वोल्ट वुड अपीयर हियर। सो current through 250 ohm, let this be I1, so I1 would be 5 divided by 250 which is 1/50, तो 2 मिली एम्पियर। तो ये हमारा हो जाएगा, तो 1/50 तो ये हो जाएगा 20 मिली एम्पियर। ऐसे ही यहाँ पर 15 वोल्ट अपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे करंट से I2 अगर जा रहा है तो हम I2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो I2 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम, 15 मिली एम्पेयर। 20 इधर से आया और 15 इधर गया, माना जीनर में 5 मिली एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, in an NPN transistor circuit collector current is 10 milliampere, we have given IC as 10 milliampere. If 90% of the electrons emitted reach the collector, तो 90% ही कलेक्टर को रीच कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं IC अपॉन IE is 0.9, that means IE is IC अपॉन 0.9, तो ये है 10 मिली एम्पेयर अपॉन 0.9 मिली
0.9, ये 100/9 अप्रॉक्सीमेटली 11 मिली एम्पेयर हो जाएगा। ये तो रॉन्ग हो गया, एमिटर का तो कोई मैच नहीं कर रहा। बेस करंट फाइंड करते हैं। आई बी एस आई ई माइनस आई सी, आई ई है 11 और आई सी है 10, तो डिफरेंस 1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मिली एम्पेयर होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 38. For a rigid diatomic molecule, universal gas constant R is NCP, where CP is molar specific heat capacity at constant pressure, तो आपको N बताना है। Diatomic के लिए CP is 7R/2, मोनोटॉमिक के लिए 5R/2 होता है, इसके लिए 7R/2 होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो R को, it is 2/7 into CP। तो हमें 2/7 का वैल्यू बताना है। 2/7 हो गया 0.2 14 60, तो 8 7 8 जा 56, तो 0.28 समथिंग आएगा, 0.2857, तो ये हम आंसर बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 39. A spherical liquid drop is placed on a horizontal plane. Small disturbance causes volume of the drop to oscillate. The time period is t. Liquid drop का radius is r and density rho. Surface tension s. Which among the following will be possible expression for the time period? तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं बताना कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या है, बट कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर एग्जिस्ट करनी है तो डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, विच इज के √of ρr/s। तो t का डिमेंशन तो t ही होगा, रो का डिमेंशन हो जाएगा m l -3, r का डिमेंशन l और s का डिमेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज ml t-2 अपॉन l, तो mt-2 हो जाएगा, ये l हट जाएगा, raised to the power 1/2। यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, mm कैंसिल हो रहा है बट l बच रहा है। हमें ऐसा कुछ क्वांटिटी चाहिए जहाँ पे l हट जाए और t की पावर -2 ऊपर आएगा, +2 हो जाएगा और पावर हाफ है तो 1 हो जाएगा, तो l को एलिमिनेट करना है, माने r को हमें देखना है। तो ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पर l क्यूब है, तो ये दोनों अगर कैंसिल हो जाएंगे, mm भी कैंसिल होगा, t ऊपर आएगा तो डिमेंशन सेम हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40. एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो है 2 लैम्डा D बाय स्लिट सेपरेशन। हमें गिवन है इट इज illuminated by light of wavelength lambda. If the slit is illuminated by light of another wavelength, angular width decreases by 30%. तो wavelength of light यूज किया होगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं W'/W is λ'/λ। हमें बताना है फ्रिंज विड्थ कितना डिक्रीज हुआ है, 30% से, तो पहले W था 30% से डिक्रीज हो गया, तो अभी हो गया 0.7 W अपॉन W माने 0.7। लैम्डा डैश फाइंड करना है और इनिशियल लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा डैश आ जाएगा 4200 एंगस्ट्रॉम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an ideal double slit experiment, glass plate of thickness T is introduced in the path of interfering beam. The intensity at the position where central maximum occurred previously remains unchanged. The minimum thickness of the glass plate. जब भी हम स्लिट के आगे एक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और t थिकनेस की, तो जो हमारा पाथ डिफरेंस है सेंटर पे वो n-1 इंटू टी हो जाता है। जहाँ पे स्लिट नहीं है वहाँ पे t डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होता है, जहाँ पे स्लैब नहीं है वहाँ t डिस्टेंस ट्रैवल होता है, और जहाँ पे स्लैब है जिस स्लिट के सामने वहाँ पर nt डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होता है, तो पाथ डिफरेंस n-1 इंटू टी हो जाता है। अब हमसे बोला है कि इंटेंसिटी सेम ही रह रही है, तो सेम तभी रहेगी जब वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, पहले भी मैक्सिमा था अभी भी मैक्सिमा बनना चाहिए, और मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा m लैम्डा होना चाहिए। तो यहाँ पर t के लिए रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा m लैम्डा
अपॉन n-1। हमें क्योंकि मिनिमम थिकनेस पूछा है तो हम m की मिनिमम वैल्यू रख देंगे विच इज़ 1, m इंटीरियर होना चाहिए तो ये 1 हो जाएगा। तो लैम्डा इसको यहाँ लिख देते हैं Tmin इक्वल टू लैम्डा अपॉन n-1। तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा ये 1.5 माइनस 1 विच इज़ 0.5 तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, string of density 7.5 gram per centimeter cube, area of cross section 0.2 mm square, stretched under tension 20 Newton, and it is plugged at midpoint, speed of the transverse wave. So speed को we can write p by mu, and mu को आप लिख सकते हो rho s। तो on simplifying, t is 20, rho is 7.5 gram per centimeter cube, तो इसको I can write 7.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 2 और 20 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बच रहा है, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ये कैंसिल हो गया। 10 टू द पावर 6 ऊपर आएगा, अंडर रूट होएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में रूट 75 बचेगा। 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 5√3। 1000 बाय 5 इज 200, 1 बाय √3 को अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 0.57। तो जो क्लोजेस्ट आंसर है वो ए है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, closed organ pipe and open organ pipe are tuned to the same fundamental frequency ratio of their length। तो दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है V/4L, एक एंड से क्लोज है एक एंड से ओपन है, और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन है, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 2L2। तो L1 और L2 में अगर हम रिलेशन फाइंड करें, L1/L2 यदि हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, engine pumps water through a hose pipe. Water passes through the pipe and leaves it with velocity 2 meter per second. Mass per unit length in the pipe is 100 kg per meter. तो पावर क्या होगा? तो पावर ऑफ द इंजन, पावर को we can write it is rate of change of kinetic energy, that is d by dt of half mv square. So r is 1/2 v square common dm by dt. अभी in this question we are given dm by dl, mass per unit length given है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो half v square dm by dl mass per unit length into dl by dt, and dl by dt is nothing but speed. So this expression reduces to v cube by 2 into dm by dl. V cube is 2 cube into dm by dl, which is 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 400 वॉट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आंसर्स में 800 वॉट गिवन है, बट वो नहीं होगा, 400 वॉट ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, पावर अप्लाइड टू अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम as then the change in kinetic energy is। तो अगेन अभी हमने लिखा था P is dk by dt, तो dk is P dt, P is dk by dt, तो अगर रीअरेंज करें तो dk is P dt। ओके, हमें पावर का एक्सप्रेशन गिवन है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, तो 2 से 4 में हमें बताना है, और इसका तो k ही हो जाएगा, हमें चेंज ही बताना है, तो दिस इज डेल्टा k। दिस इम्प्लाइज डेल्टा k इज 3t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 3t क्यूब बाय 3 विच इज t क्यूब, माइनस 2t को करेंगे तो माइनस 2t स्क्वायर बाय 2 विच इज जस्ट t स्क्वायर, और 1 का t हो जाएगा। लिमिट्स 2 to 4, तो ये 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस 4 4 जा 16 प्लस 4 माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 4 प्लस 2,
तो ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा, दिस इज -12, तो ये हो जाएगा 52 एंड दिस इज 8 minus 2 6, तो 52 minus 6 that is 4060, so 4060 आंसर होगा। थैंक यू।